हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ जीनियस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आज का क्या है। हमसे पूछ रहा है कि हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। दोस्तों याद रखिएगा, आपसे सवाल दो प्रकार से पूछा जा सकता है। एक वो पूछ सकता है कि कितने स्वर हैं या फिर कितने मूल स्वर हैं। दूसरा वो पूछ सकता है कि कुल स्वर कितने हैं। तो याद रखिएगा, अगर कितने स्वर या फिर मूल स्वर पूछें तो 11 होते हैं, लेकिन यदि आपसे टोटल पूछता है कि कुल स्वर हिंदी में कितने हैं तब आपका जवाब 13 होगा। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ व प्लुत क्या है। दोस्तों याद रखिएगा, ये तीनों स्वर के प्रकार हैं। 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ व प्लुत स्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, जब भी किसी शब्द को पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बताना होता है तो उसका तरीका ये होता है कि हम ऑप्शन में दिए गए शब्दों का उपयोग अपने वाक्य में करते हैं, यानी कि उसके साथ कोई क्रिया लगा के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रार्थना दिया है तो आप याद रखिएगा, प्रार्थना की जाती है इसीलिए स्त्रीलिंग हुआ। रचना की जाती है इसलिए ये भी स्त्रीलिंग है। और आज्ञा हम लोग किसी से लेते हैं तो आज्ञा ली जाती है, इसलिए आज्ञा भी कैसा हुआ, स्त्रीलिंग। लेकिन पत्र की अगर बात करें तो पत्र लिखा जाता है, इसलिए पत्र जो है वो पुल्लिंग है। हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पत्र। अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। पूछ रहा है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आप उसका उपयोग किसी वाक्य में करके क्रिया के साथ देखिए। जैसे कि सार है तो किसी चीज का सार किया जाता है, सार का मतलब होता है संक्षेप में। किसी चीज का रूप होता है, लोगों के बीच में विवाद होता है, लेकिन आय, व्यक्ति की आय होती है। इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमसे सवाल में स्त्रीलिंग पूछा गया था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। जब किसी अधिकारी का ध्यान किसी सरकारी मामले की ओर व्यक्तिगत तौर पर आकर्षित करना हो तो किस तरह का पत्र लिखा जाता है। साथियों याद रखिएगा कि इस तरह का पत्र जो होता है वो अर्धशासकीय पत्र कहलाता है। जब कोई आम व्यक्ति किसी अधिकारी को पत्र लिखता है, जब अधिकारी पत्र लिखता है तो वो शासकीय पत्र होता है, सरकारी पत्र भी कह सकते हैं। हिंदी में ध्वनियों के प्रकार हैं। याद रखिएगा, हिंदी भाषा में 2 प्रकार की ध्वनियां होती हैं। यदि आपसे पूछ दे कि कौन कौन सी, तो एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। तो 2 प्रकार की ध्वनियां हमारी हिंदी भाषा में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्प शब्द में उपसर्ग है। दोस्तों उपसर्ग किसको कहते हैं पहले ये जान लीजिए। किसी शब्द के पहले जो लगा हुआ होता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो अगर संकल्प का हम लोग संधि विच्छेद करें तो ये बनता है सम धन कल्प से, ये बनता है सम धन कल्प से। इसलिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सम। अगले सवाल में हमसे पूछ रहा है प्रत्यय। औपचारिक शब्द में प्रत्यय है। तो अभी उपसर्ग आपने जाना, अब प्रत्यय समझ लीजिए कि शब्द के अंत में जो लगा हुआ होता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो अगर आप औपचारिक को बोल कर देखें तो औपचारिक, इक आ रहा है लास्ट में, इसीलिए इसमें प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, इक प्रत्यय इसमें हो जाएगा। 9th क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि गुरुदेव शब्द में समास है। देखिए गुरुदेव शब्द जो है ये गुरु की विशेषता बता रहा है कि गुरु कैसा है, देव के समान है। इसीलिए जब किसी शब्द में विशेषता बताई जाती है, उसको कोई गुण बताया जाता है तो वो कहलाता है कर्मधारय समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 10वें सवाल में हमसे कह रहा है कि अधिमानता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अभी हम लोग ने देखा था कि जो पहले लगा होता तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा लगा है, अधि, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। हमसे पूछ रहा है कि राज्यपाल शब्द में कौन सी संख्या है। दोस्तों याद रखिएगा, राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल इस संज्ञा से है। हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों भाववाचक संज्ञा वो होती है जो भावना से होती है, यानी कि जिनको हम लोग छू नहीं सकते। इंग्लिश में इसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो अगर आप अपने ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें चिंता जो है ये भाववाचक संज्ञा है, इसलिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। 13 नंबर में हमसे कह रहा है निम्न शब्दों में तद्भव की पहचान कीजिए। दोस्तों शब्द की अगर बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज।
ये आपको याद रख लेना है, एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसमें तत्सम वो शब्द होते हैं जिनका जो संस्कृत से डायरेक्टली सीधे सीधे ले लिए गए हैं अपनी इस्तेमाल में भाषा में। तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत के ही शब्द हैं लेकिन वो बोलचाल की भाषा में आते आते उनका रूप बदल गया है। देशज वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति का हमें कोई पता नहीं होता, जैसे कि लोटा, इस तरह के शब्द जो हैं। और विदेशज वो होते हैं जो बाहर की भाषा से ले लिए गए, जैसे कि रेल हो गया। तो इस सवाल का सही उत्तर आंख हो जाएगा। तद्भव की पहचान करनी चाहिए में ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। 14 नंबर में हमसे कह रहा है कि यथाविधि में प्रयुक्त समास है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि जब भी किसी शब्द में अगर उपसर्ग लगा हुआ दिखता है तो याद रखिएगा उसमें हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। 15 नंबर हमारा संधि से है, पूछ रहा है कि पो धन, यहाँ पे अन कर लीजिएगा, पो धन अन में कौन सी संधि है। दोस्तों याद रखिएगा इसमें अयादी संधि है। अयादी संधि के बारे में आपको बता दूं कि जैसे कि पो धन अन हो गया, पो धन अन, तो ये बन जाएगा आपका पवन, ठीक है। इसी तरह से ने धन अन होता है तो बन जाता है क्या, ये बन जाएगा आपका नयन। तो आप याद रखिएगा ये संधि जो है वो अयादी संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों याद रखिएगा उल्लंघन में अगर संधि की बात करी जाए तो इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी, व्यंजन संधि है। और अगर इसका विच्छेद की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, उत धन लंघन, ठीक है। 17 नंबर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन संधि का प्रकार नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा स्वर संधि भी होती है, विसर्ग संधि भी होती है, व्यंजन संधि भी होती है, लेकिन अनुस्वार कोई संधि नहीं होती है, ये स्वर होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। प्रवृत्ति शब्द का विलोम बताइए। याद रखिएगा प्रवृत्ति का ऑप्शन विलोम होता है ऑप्शन बी यानी कि निवृत्ति। गेह का पर्याय क्या है। दोस्तों गेह घर को कहते हैं, गेह का पर्याय ग्रह है। यदि आपसे और पूछा जाए तो इसमें सदन, निकेतन भी घर के ही पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन 20 में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण क्या है। तो क्रिया विशेषण आप लोग जानते होंगे, जो क्रिया की विशेषता बताता है ऐसे सभी शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यदि आप सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है ये क्रिया की विशेषता को बताता है, जैसे कि धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे बरसना, धीरे धीरे आना, धीरे धीरे सोना। तो धीरे धीरे जो है वो क्रिया की विशेषता बताएगा। इसे सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। 21 नंबर में हमसे पूछ रहा है कि आचार का विलोम क्या है। तो आचार का विलोम अनाचार होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप याद रखिएगा, एक तो ये पूछा जा सकता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आप याद रखिएगा सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। उसमें यदि पुरुषवाचक की बात करी जाए तो इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आप वो भी नोट कर लीजिएगा। उत्तम पुरुष होता है, दूसरा मध्यम पुरुष होता है और एक होता है अन्य पुरुष। तो 3 पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। पापी में कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों पापी जो शब्द है ये किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, उसका गुण बता रहा है, इसीलिए इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। वह स्वतः ही मान जाएगा, वह कैसा सर्वनाम है। तो दोस्तों याद रखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल में हमसे पूछ रहा है कि मीरा जोर से हंसी में कौन सी क्रिया है। दोस्तों याद रखिएगा हंसना, रोना, सोना, चलना, नहाना, लेटना, ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये सभी की सभी अकर्मक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अकर्मक। 26 नंबर में हमसे पूछ रहा है कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी इसमें हमको जो है वर्तनी बतानी है। तो अंताक्षरी शब्द दिया गया। याद रखिएगा अंताक्षरी को इस तरीके से लिखा जाता है अंत्याक्षरी, तो ये आपको याद रखना है। 27 नंबर में हमसे पूछ रहा है, फिर से वर्तनी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो याद रखिएगा पूजनीय जो है वो इस तरीके से नहीं लिखा जाता, ऐसे भी नहीं लिखते हैं और ऐसे भी नहीं लिखते हैं। सही इसकी वर्तनी है पूजनीय। इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो आप याद रखिएगा इसका सही जो लिखने का तरीका है, सही वर्तनी है, वो है ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। हमसे पूछ रहा है बलि और बलि शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो यहाँ पे 2 शब्द दे रखे हैं। तो याद रखिएगा जो पहला बलि है, जो आपको पहले लिखा हो बलि, इसका मतलब होता है बलिदान। और जो सेकंड बलि लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ताकतवर यानी कि वीर। महाबली होते हैं ना, हनुमान जी को कहते हैं महाबली। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि बलि को होता है बलिदान और इस वाले बलि का मतलब होता है वीर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं।
हमसे पूछ रहा है आ का खा गा आदि का उच्चारण स्थान होता है। दोस्तों ये पांचों वर्ण जो हैं वो पांचों तो भी कंठ से उच्चारित किए जाते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। 30 नंबर हमसे पूछ रहा है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से घोष वर्ण है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो वर्ग होता है उसमें जो पहला दूसरा होता है वो अघोष होते हैं और बाकी 3 जो होते हैं वो सघोष होते हैं। तो आप इसमें देख लीजिए कि पा तो पहले ही पड़ जाता है, था दूसरे में पड़ जाता है, शाह पड़ता है लास्ट में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बा। ये तीसरे में आता है पा फा बा। तो इसमें घोष पूछा था, घोष पूछे या फिर सघोष पूछे, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हिंदी में मैं का बहुवचन पूछ रहा है, मैं का, तो मैं का बहुवचन हो जाएगा हम। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं कि ज्यादातर जो शब्द है हिंदी भाषा के वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 34 नंबर में हमसे पूछ रहा है कि साधु का विलोम है, तो साधु का विलोम दोस्तों होता है असाधु। 35 नंबर कह रहा है सेना नायक में कौन सा समास है, तो सेना नायक में तत्पुरुष समास है। कैसे पहचानेंगे, तो सेना नायक का मतलब होता है सेना का नायक, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, कारक चिन्ह निकल के आ रहा है ना, इसलिए। 36 नंबर में पूछे को किस कारक का परसर्ग है, परसर्ग पूछे या फिर कारक चिन्ह बोले तो एक ही बात होती है। तो इसमें आप याद रखिएगा कर्ता ने कर्म को, तो ये किसका कारक चिन्ह है, कर्म का, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल में हमसे कह रहा है कि अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग का मतलब जो पहले लगा हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनु, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 में कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द का कौन सा भेद गलत है, तो अभी हमने आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो इसमें रूढ़ी कोई प्रकार नहीं होता है उत्पत्ति के आधार पर, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 40 नंबर में हमसे पूछ रहा है कि अनुपम का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है। तो देखिए अनुपम का मतलब होता है जो यूनिक हो, जो बिल्कुल अलग हो, तो अतुल भी होगा, अनोखा भी होगा और अपूर्व भी होगा, यानी जो पहले ना हुआ हो। लेकिन अनिल की अगर बात करें तो ये दोस्तों अनुपम का नहीं बल्कि पवन यानी कि वायु का क्या है पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो यह बात आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल में पूछ रहा है कि हाथ ना आना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो हाथ ना आने का मतलब होता है पकड़ में ना आना। 42 नंबर में कह रहा है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। तो चौराहा में देखिए द्विगु समास है, ये आपको याद रखना है। जब भी शब्दों में कोई गिनती आ जाती है तो वहां पर द्विगु समास होता है, जैसे कि चौराहा, त्रिवेणी। ठीक है, इस तरह से शब्द आपको याद रखने हैं। 43 नंबर में हमसे पूछ रहा है कि सुधि शब्द में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सुधि में जन जोड़ने से बहुवचन बन जाता है, यानी कि सुधि जन बन जाता है। अगर छात्र में आपसे पूछे तो याद रखिएगा इसमें गण जोड़ा जाता है, तब छात्र गण बन जाता है उसका बहुवचन। 44 नंबर में कह रहा है कि पंच परमेश्वर के लेखक हैं। तो पंच परमेश्वर एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, किसकी, मुंशी प्रेमचंद की। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेमचंद। निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग है। दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि कारक चिन्ह टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, और अधिकरण में पर संबंध का की के रारी रे तथा संबोधन जैसे कि हे ओ अरे। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, हमसे पूछा जा रहा है कर्ता कारक का चिन्ह, तो हो जाएगा कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल को देखते हैं। निम्न में से अव्यय है। दोस्तों अव्यय ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनको तोड़ा ना जा सके, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी थोड़ा। 47 नंबर में हमसे कह रहा है कि कपटी मित्र के लिए मुहावरा है। इसका उत्तर आप सभी लोग दे सकते हैं। कपटी मित्र का मतलब होता है आस्तीन का सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे पूछ रहा है कि जागृति का विलोम क्या है। दोस्तों जागृति का मतलब होता है जो चीज एक्टिव हो, जो चीज जागृत हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुषुप्ति, यानी कि जो शांत हो, इनएक्टिव हो। 49 में हमसे कह रहा है कि किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो आप देख सकते हैं कि नदी का बहुवचन नदियां होता है, साधु का बहुवचन हो जाता है साधुओं, घर का बहुवचन हो जाता है घरों, लेकिन प्रत्येक का कोई बहुवचन नहीं होता, इसीलिए यही हमारे सवाल का
उत्तर है। यदि आपसे प्रत्येक में उपसर्ग पूछे तो इसका संधि विच्छेद होता है प्रति धन एक, यानी कि प्रति इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से विशेषण की पहचान कीजिए। मैं आपको बता दूं कि विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो देखिए, इसमें भलाई तो खुद एक संज्ञा है, सुंदरता भी एक संज्ञा है, कवि भी एक संज्ञा है, लेकिन विद्वान जो है ये विशेषण है क्योंकि ये किसी व्यक्ति की विशेषता को बताएगा। तो चलिए, ये थी दोस्तों आज की धुआंधार पारी 50 प्रश्नों की। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग नए हैं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, रेगुलरली पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद।